आज हम लोग अब बात करेंगे फंडामेंटल राइट की। फंडामेंटल राइट तो हमको दिया है, किसके अगेंस्ट मिला है हमको? राज्य के। ठीक है ना, राज्य के अगेंस्ट हमको फंडामेंटल राइट मिला है। तो एक जनरल डिस्कशन ऑफ फंडामेंटल राइट एक हेडिंग डालिए, अधिकारों की सामान्य चर्चा या अधिकारों पर सामान्य चर्चा। जनरल डिस्कशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अधिकार एक शक्ति या स्वतंत्रता है। एक बात लिखे, अधिकार एक शक्ति या स्वतंत्रता है। A right is a power or liberty। अब जैसे किसी ने आपसे पूछा कि क्या होता है अधिकार, इंटरव्यू में पूछा है, मेंस लिख रहे हैं, या कहीं थोड़ी सी कहीं कोई पॉइंट ऐसा प्रीलिम्स में ही निकला है, तो देखिए इसमें शब्द गिनिए, क्या लिखा है? शब्द गिनो कितने हैं? 6 शब्द में आप बता दिए कि ये अधिकार होता है। लगते हैं गोल गोल घुमाने, पूरा मोहल्ला घुमा के तब भी नहीं बता पाते कि अधिकार क्या होता है। क्यों? कितनी आसान बात है अगर समझ लिया जाए। अब आप पूरी कहानी पढ़ेंगे, जब हम कभी पूछेंगे अधिकार क्या है, तो उसी में कुछ और आओ बाओ साओ बकना शुरू कर देंगे। तो ये लाइन दिमाग में रखिए, जब भी लिखिए अधिकार, मूल अधिकार शुरू कर दीजिए यहां से, आगे लिखिए। विच वन इज जस्टली इंटाइटल्ड, जिसका कोई उचित हकदार है। उचित हकदार समझ रहे हैं ना? जैसे यहां आपका पढ़ना क्या है, आप इंटाइटल्ड हैं यहां पढ़ने के लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंस्टीट्यूट यहाँ है तो मोहल्ले का कोई भी आदमी आके यहाँ बैठ जाएगा। वो इंटाइटल्ड नहीं है, उचित अधिकार नहीं है उसका। समझ गए ना? उसका जस्टली नहीं है, मेरे अगल बगल रहता है इसका मतलब थोड़ी आगे यहाँ बैठ जाएगा। उचित हकदार, यह एक ऐसी चीज है, आर थिंग्स, जिस पर उसका उचित दावा है, टू विच वन हैज ए जस्ट क्लेम। ठीक हो गया? यह जब आप फंडामेंटल राइट में जाते हैं तो हमको संविधान ने यह अधिकार दिया है भारत के नागरिकों को। तो युक्ति युक्त, नॉट एब्सोल्यूट, फंडामेंटल राइट पूर्ण मतलब कंप्लीट नहीं है वो भी, बट जितना हम हकदार हैं और उचित तरीके से हम उतना ले सकते हैं। जैसे लिबर्टी की बात की, स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता के अधिकार में जाएंगे तो पहला अधिकार ही जो बोलने का अधिकार आपको 19 देता है, उसमें 19(2) भी मिलता है जस्ट बगल में, जो प्रोहिबिशन की बात करता है। बोलने का ये मतलब नहीं कि किसी को फांसी के लिए आप उकसाने लगेंगे। तो यहां पर आप इसको उचित अधिकार की श्रेणी से बाहर हो जाएगा। आप इस पे दावा नहीं कर सकते कि मैंने क्या हो गया उसको फांसी लगाने के लिए बोल दिया, तो ये उचित दावा आपका नहीं होगा। उचित दावा जो जस्टली हो। ठीक है, चलिए लिखो, अधिकारों की आधुनिक अवधारणाओं के विकास में, लाइन बदल दीजिए, अधिकारों के आधुनिक अवधारणा में in the evolution of modern concept of rights,
द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स। निम्नलिखित दस्तावेज महत्वपूर्ण स्थलों का या ऐसे महत्वपूर्ण संदर्भों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक लैंडमार्क है ये अधिकार की दुनिया में। सबसे पहले लिखिए मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा 1215 इंग्लैंड। ठीक है, ये मैग्ना कार्टा है 1215। लेकिन थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन में एक लाइन लिखिए, अधिकारों का विधेयक। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स मैन एंड ऑफ द सिटीजन। पीपल ऑफ द सिटीजन, लोगों के यह लिखो, अधिकारों का विधेयक ऑफ राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजन, ये होना चाहिए 1718। ओहो, गलत हो गया। सिर्फ लिखो बिल ऑफ राइट्स, इसको आगे लिखाएंगे, तीसरी लाइन में लिखाएंगे। ऊपर लिख लो बिल ऑफ राइट्स, तब इसको लिखाएंगे 1689 इंग्लैंड। सबसे पहले अगर इसको 1215 के बाद एक और देखेंगे तो 69 में इसी को ध्यान में रखकर के बिल ऑफ राइट्स भी आया था। यह बिल ऑफ राइट क्या है? अंग्रेजों के पास जो कुछ नागरिक और पॉलिटिकल राइट्स थे उसे छीना ना जा सके। जैसे हमने कोई अधिकार आपको दिया, अब हम उस अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किए हैं तो कोई आके अधिकार छीन सकता है। तो हमने क्या किया, आपको उस अधिकार को नहीं छीन पाए इसके लिए बिल ऑफ राइट लाए 1689 में, जो हमने एक प्रकार से नागरिकों को राजनीतिक अधिकार दिया। तो जो हमारा फंडामेंटल राइट है, एक बार हमने बोला था किस तरह का राइट है, कैसा राइट है? पॉलिटिकल राइट, है ना। प्री के पेपर में पूछ लेगा मूल अधिकार किस तरह का अधिकार है, तो उसमें एक जगह लिख देगा राजनीतिक अधिकार। मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा, ये है द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन एंड सिटीजन्स 1789 फ्रांस में। मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा 1789 फ्रांस। लिखो बिल ऑफ राइट, द बिल्स ऑफ राइट्स इन यूएसए, अमेरिका में 1789-91। यही अमेरिका का फंडामेंटल राइट था जिससे हमने अपने देश में लिया है, समझ गए ना। ये अमेरिका का फंडामेंटल राइट है। और सुनो, पहले 10 संशोधन और थोड़ा सा समझा देता हूं। पहला जो 10 संशोधन है अमेरिका के संविधान में, उसमें फंडामेंटल राइट हर जगह आया है। यह बिल जो लाया गया है प्रकार से 1789 से, आप देखें जॉर्ज वाशिंगटन 1789 से वहां पर प्रेसिडेंट है, और वहां के संविधान में इसको
किस्तवार तरीके से जो ये बिल लाया गया था, उसको 10 संशोधन में धीरे 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 जाकर तब इतना पुख्ता किया गया, जिसको हमने उठाकर अपने संविधान में एक साथ रख दिया। आप समझे ना, लगातार 10 संशोधन तक फंडामेंटल राइट उसमें शामिल किया जाता रहा अमेरिका के संविधान में, जबकि हमारे संविधान में बिना किसी संशोधन के आया है, सीधे क्या है, ये मूल हिस्सा है। वो ऐसा होता है ना कि जो सोसाइटी चेतना और संचेतना से भरी रहती है, ये मान लिया जाता है कि उसको अधिकार के साथ उसकी ड्यूटी का उसको भान है। जैसे कोई भी कैंपस है, मान लिया आईआईटी रुड़की है, आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर को या वहां के डायरेक्टर को यह पता है कि जो व्यक्ति इतनी बड़ी परीक्षा करके आया है वो क्लास में क्यों देर करेगा, क्यों एब्सेंट करेगा, अपनी ड्यूटी जानता है। लाइब्रेरी में जाने का अधिकार, क्लास में जाने का अधिकार, कैंटीन में खाना खाने का अधिकार, हॉस्टल में रहने का अधिकार से भली भांति वाकिफ होगा। तो हमें बहुत बड़े बड़े नियम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जेंट्री पर डिपेंड करता है। अब आप ऐसी जगह पर, मान लो ऐसा देश है जहां पे हर चीज के लिए जेंट्री को जगाना है, मतलब हमारे घरों में तो ये हालात हैं, हमारे भारतीय घरों में, कि बच्चों को यह भी बताना पड़ता है कि सुबह सुबह उठ करके जो है टूथपेस्ट कर लिया करो, कहाँ घूमते रहते हो, नहा लिया करो टाइम से। मतलब जो चीज उनको पता होना चाहिए उसको भी हम ताउम्र बताते रहते हैं। जैसे गाड़ी में हेलमेट बिना पहने चलते, पुलिस वाले बताते रहे हेलमेट पहन के चला करो, मतलब अभी भी ये बताना पड़ता है। तो यह कहने का मतलब है कि हमारे राइट्स और हमारी जो ड्यूटी है का कितना ज्ञान है हमको। ये दूसरा आदमी जितना बताए तो जेंट्री जैसी होगी अवेयरनेस। अब अमेरिका की जेंट्री तो थोड़ी डिफरेंट होगी। जो मैग्ना कार्टा 1215 इंग्लैंड में आ गया, आप समझिए अधिकारों के प्रति कितने सचेत हुए होंगे। क्यों? तो आप पॉलिटिकल राइट्स को अपने किस पैमाने पर स्वयं जानते हैं, यही तो, ये भी तो आपकी ड्यूटी है जानना। कि सब सरकार और कोई पढ़ा लिखा आदमी रोज खड़ा होकर बताता रहेगा? भाई हम यहाँ पढ़ाने आते हैं, मेरी पत्नी मुझे कितनी बार कहती होगी कि क्लास का टाइम हो गया, आप अभी नहाए नहीं, नाश्ता नहीं किए, ये नहीं किए, 8 बज रहा है, 7 बज रहा है, आपका क्लास का टाइम है, कितनी बार बोला होगा। तो जहां जागरूकता ज्यादा होगी वहां पर यह माना जाता है कि भाई इनको तो पता ही होगा, कहां हम चक्कर में पड़े। तो कई चीज तो हम संविधान में भी नहीं लिखेंगे। हमारे देश में, हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी इसी का तो नतीजा था। आपसे बताइए, मैं अगर कहूं कि आपके एब्सेंट में 500 रुपए पेनाल्टी लूंगा मैं, एक्सेप्ट हेल्थ छोड़ करके, अगर किसी वजह से आप क्लास को एब्सेंट करते हैं तो हम आपसे 500 रुपए चार्ज करेंगे। ये हमने कब कहा होगा? फर्स्ट डे बिल्कुल नहीं कहेंगे, एक आध महीने भी नहीं कहेंगे। लेकिन लगातार हो रही जो लापरवाही है, तब ये कानून आएगा। 26 जनवरी 50 को संविधान आया तो 51A कहां था? वो तो आप 1976 में 42वें संविधान संशोधन में लाए। तो 26 साल तो आपने भी देखा संविधान को कि यार इनको राइट तो दे दिया, बट ये ड्यूटी तो इनको आता ही नहीं, इनको ड्यूटी भी बताओ। तो संविधान विदों ने जो हमारी अपनी भारतीय 36 करोड़ जनसंख्या पे भरोसा जताया था, एक प्रकार से वो भ्रम आपने पैदा कर दिया कि नहीं, आपको ड्यूटी लिख के देना पड़ेगा कि हमको करना क्या है। मैं आपका टाइम टेबल बनाऊंगा, आप इतने बजे उठिए, इतने बजे पढ़िए, इतने बजे खाइए, इतने बजे सोइए, और आप आईएएस की तैयारी करते हैं।
हैं? ये क्यों करेंगे हम तो विश्वास करेंगे भाई आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो सब आपको पता ही होगा। पता चला फिर आप न पढ़ रहे हैं, न खा रहे हैं, न घूम रहे हैं, सब ऐसे ही चल रहा है। हमने कहा खबरदार अगर क्लास में लेट हुए तो, अब्सेंट हुए तो, फलाना हुए तो, ऐसे धमकी देते रहते हैं ना। हमने धमकी, हमारा दिमाग खराब है, धमकी देते रहते हैं। तुम लोग धमकवाते हो, धमकवाते हो तुम लोग। हाँ? अगर घर में खाना बना हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि तुम ये क्या बना के रखती हो, क्यों बनाती नहीं हो टाइम से खाना, ला के थली परोस देगी, अब चुप हो जाएंगे ना आप। बच्चे से आपने कहा कहाँ घूमते रहते हो, पढ़ते लिखते नहीं हो, वो कहलवा रहा है तब कह रहे हैं ना आप। अगर वो टेबल चेयर पे पढ़ रहा है तो आपको क्यों कहेंगे? प्यार किया जाता है कि प्यार हो जाता है? आप बताइए। प्यार हो जाता है। नहीं, ठीक बोल रही हैं ये। प्यार किया नहीं जाता, एक गाना भी आया था, प्यार हो जाता है। प्यार सबसे क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता सबसे प्यार? जब आप इतने ही प्यार करने वाले हैं तो सबसे प्यार कर लीजिए। आपको सबसे प्यार नहीं होता है और ना आप प्यार करते हैं, लेकिन प्यार हो जाता है। तो ये सामने वाले की फिलॉसफी पर भी तो निर्भर होगा ना, आपका जो मोहब्बत चली गई उधर, कि आपके अंदर प्यार भरा है तो पूरा मोहल्ला को आप प्यार करने लगे। जो आप उस परिस्थिति को पैदा करेगा। मेरे अंदर गुस्सा तो तब भी रहता है जब मैं गुस्सा में नहीं रहता हूं। रहता भाई, मेरे जेब में 100 का नोट है, मुझे धनिया लेना है तो मैंने निकाला ना, 100 का नोट जेब में था तभी तो। लेकिन धनिया नहीं लेना है तब भी तो 100 रुपया है। तो वैसे ही मैं नहीं गुस्सा में हूं तब भी तो गुस्सा मेरे अंदर है। गुस्सा अंदर है तभी तो गुस्सा आता है बाहर। गुस्सा हम करते नहीं है, गुस्सा करवाए जाते हैं। जैसे प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है ना, वैसे गुस्सा हम करते नहीं, आप करवाते हैं। इसके जिम्मेदार तो सामने वाला होता है। क्यों गुस्सा होंगे? मैं पागल आदमी, मेरा दिमाग खराब है। जिस दिन आप अच्छे अच्छे जो सामाजिकी के बिखरे हुए जो ये पन्ने हैं, इनको नत्थी कर लेंगे एक साथ ना, उस दिन आपको इल्म आ जाएगा कि हकीकत कुछ और है, फसाना कुछ और है, फंसे कहीं और है। कहीं यार वो हम पे बड़ा गुस्सा कर रहे थे। अरे एक बार अंधेरे कमरे में अपने मन और आत्मा को एक करके पूछ, क्यों कहे आदमी गुस्सा, पगलाया हुआ अपना बीपी बढ़ा रहा है, दिमाग खराब है उसका। समझे ना? तो जो फंडामेंटल राइट 10 संशोधन में लेके आ रहा अमेरिका, काहे ला रहा है? सोच रहा है अरे यार सब ठीक है, अपना अपने राइट का खुद ही सुरक्षा कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे आदमी तो आदमी ही होता है। फ्रांस में देखिए कब आया, कब लिखा आपने? 1789 में। एक प्रकार से फ्रांस और इसका लगभग एक ही टाइम का है। हाँ? आगे लिखो। मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 यूनाइटेड नेशंस लिख लो। ठीक है? मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार प्राकृतिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार। फंडामेंटल राइट क्या है?
अभी वही सुई अटका के बैठी हुई। क्या है फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट नैसर्गिक अधिकार है, और मानवाधिकार, हर व्यक्ति में ये तीनों अधिकार चल रहे होते हैं। लिखो, मानवाधिकार उन सार्वभौमिक अधिकार को संदर्भित करता है देखो, जो उत्तर एक परिस्थिति में उत्तर था वही दूसरी परिस्थिति में उत्तर नहीं है। भाव जब कहीं और गया है तो उत्तर कुछ और पूछ रहे होंगे ना, क्यों बार बार पूछेंगे हम कि मूल अधिकार क्या है? हैं? दिमाग खराब है हमारा? बार बार पॉलिटिकल राइट ही करते रहो। पॉलिटिकल राइट प्लेसिंग है ना उसकी। मानवाधिकार उन सार्वभौमिक अधिकार को संदर्भित करता है जो कानूनी अधिकार क्षेत्र, ह्यूमन राइट्स रेफर टू यूनिवर्सल राइट्स दैट शुड be available in all human being. Regardless कर लो, और लीगल जुडिडिक्शन जो कानूनी अधिकार क्षेत्र, या जात लिंग धर्म राष्ट्रीयता आदि जैसे कारकों की परवाह किए बिना मनुष्यों के लिए उपलब्ध है। समझ गए कि नहीं? और अदर फैक्टर्स सच एज रेस, जेंडर, रिलीजन, नेशनलिटी एक्सेट्रा, इसकी परवाह किए बिना सबके लिए है। हाँ? इसको बोलते हैं मानवाधिकार। जहां पे मानवाधिकार पूछे इस तरीके का दिमाग रख के चलना। अब लिखो, नेचुरल राइट्स प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार सार्वभौमिक अधिकार। नेचुरल राइट्स आर यूनिवर्सल राइट्स दैट आर सीन as inherent in the nature of the world. जिन्हें दुनिया की प्रकृति में अंतर्निहित माना जाता है। शब्दों के भाव को समझना, नहीं तो उम्र निकल जाएगी, अधिकार में लुड्ड मुड्ड चलता रहेगा। शब्द पकड़ लो, 1.5 लाइन का ही डिफिनेशन लिखा रहा हूं। प्राकृतिक अधिकार क्या लिखा? जो जिन्हें दुनिया की प्रकृति में अंतर्निहित है, न कि मानवीय कार्यों या विश्वासों पर निर्भर। एंड नॉट कॉन्टिजेंट अपॉन ह्यूमन एक्शंस और बिलीव्स। एक प्रकार से यह सभी प्राणियों के लिए उपलब्ध है। लिख लीजिए, एक प्रकार से यह सभी प्राणियों के लिए उपलब्ध है। इट क्लेम्स ऑल, क्या बोलेंगे प्राणी को? हाँ, सभी के लिए उपलब्ध। जीवित प्राणी लिख लें और अच्छा हो जाएगा। जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ था ना, अमेरिका की स्वतंत्रता जानते हैं ना, अमेरिका भी गुलाम था ना। हाँ, जब स्वतंत्र हुआ था तो जैसे हम कहते हैं हम संप्रभु राष्ट्र हैं, तो उसने स्वतंत्रता का एजेंडा ही यही रखा था, प्राकृतिक अधिकार। कि दैट इज माय नेचुरल राइट्स
क्या कि हम पे किसी का कोई वो नहीं होना चाहिए हस्तक्षेप। इसीलिए उसने अहस्तक्षेपवादी दृष्टिकोण का विकास किया। इसलिए जिन देशों में जो समझ जिस तरीके की आई, अपनी जनता को उसी तरीके से हाँका। हम संप्रभुता में, हम संप्रभु सोवर्निटी, कोई दूसरा देश हम पर, हमारे दूसरे देश का कोई अंकुश या ऐसी चीज हमसे नहीं मतलब है, मतलब हम उससे फ्री हैं। हमने इस तरीके की स्वतंत्रता की बात। अमेरिका ने नेचुरल राइट्स की बात की, यानी व्यक्तियों के बीच भी जाकर के एक सोवर्निटी की तलाश की। वो ज्यादा एडवांस सोवर्निटी लाया वो। और अहस्तक्षेपवादी, आप जब समझदार हो गए, एडल्ट हो गए, तो आप पर कई लोगों का हस्तक्षेप खत्म हो गया। क्यों? तो वो माता पिता हो, भाई बहन हो, रिश्ते नाते में एक लिमिट के बाद देखा गया एज और ये सारी हस्तक्षेप खत्म कर दिए। किस लड़की से विवाह करें, कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सब चीजों को थोड़ा सा उन्होंने इग्नोर किया, क्योंकि वो नेचुरल राइट में बिलीव करते थे, और जो सभी प्राणियों में है। वो बेटा बेटी आपका हो सकता है, लेकिन जीवित प्राणी तो है पहले वो। अब इसका मतलब है कि अगर वहां पर कोई गड़बड़ी है तो इसके साइड इफेक्ट भी होंगे। क्यों? अब हमारे यहाँ ऐसे कर दिया जाए तो पगला जाए सब। हाँ, उस लेवल का अवेयरनेस भी तो होनी चाहिए ना। सवाल ये है ना, भाई सारे प्राणी एक हैं तो सांप जो करे ही घूमते रहे क्लास में। हाँ, और वो हमने आपको क्या बोला, एक और लाइन बोला था, जो राइट ऑफ विल की बात किया था। हाँ, अब आप उसको जरा सोच के देखिए, 10 संविधान संशोधन में उसको, इसका मतलब यह माना गया कि आप अपने फंडामेंटल राइट के प्रति भी जागरूक हैं। आपको तो राइट बताना पड़ता है। हमारे देश में कितने लोग हैं जो अपने राइट को जानते हैं? हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमें जनता के अधिकारों को भी बताना पड़ता है। अब अगर आप इसको अशिक्षा मान लें, गरीबी मान लें, या मुख्यधारा से कटे हुए मान लें, तो ये एक्सक्यूजेस कितने साल तक चलेगा? और कौन आदमी है जो आपके ये भली भांति रख रखाव करता रहेगा? हाँ, अरे माता पिता भी हैं, बच्चा हाई स्कूल में पढ़ता है, कम नंबर आया, चलो कोई बात नहीं। इंटरमीडिएट में भी, अरे कोई बात नहीं, चलो हो गया ना, नंबर आते जाते रहे। वो कितने दिन आपको ये पीठ सहलाते रहेंगे ऐसे कह कह करके? एक दिन 30 बरस की उम्र में जब निकम्मे नकारे रहेंगे, तब भी यही कहेंगे कोई बात नहीं, मैं बेटा ये काम करता हूँ, वो प्लॉट बेच देता हूँ, गांव की जमीन बेच देता हूँ, रोटी दाल के लिए चल जाएगा। ये बोलेंगे? नहीं बोलेंगे तो बताइए। कहेंगे ऐसा करते हैं कि जो 10 बिस्वा जमीन है उधर सड़क वाली बेच देते हैं, तो 10-5 साल तो आटा दाल तो आ ही जाएगा उससे, खाना आराम से बैठ के। बोलेंगे वो? जूता उतारेंगे वो। हर चीज की लिमिट होगी ना। कब तक सहलाते रहेंगे पीठ? वो हाथ जो पीठ सहलाता है वही मुंह पे भी पड़ जाता है। तो चेतना को कितना आप बहाने में बदलेंगे बताइए? अरे हमको पता नहीं था। गलती वही गलती रोज करेंगे, गलती भी अलग प्रकार से करो तो क्रिएटिविटी भी दिखे। तो हमारे यहां अभी मान लिया कम ज्यादा अगर जागरूकता का है, तो कौन यार रोज जागरूक करता रहे? किसका दिमाग खराब है? क्यों? तो वो लोग नेचुरल राइट को अगर समझ रहे हैं, ह्यूमन राइट के ठेकेदार बन रहे हैं, और फंडामेंटलिज्म को डेवलप कर सकते हैं, तो यह चीज क्यों नहीं लाया उन्होंने शुरू में? क्योंकि नेचुरल राइट तो अपने आप में बहुत
सारगर्भित एक दृष्टिकोण हो गया ना कि सभी जीवित प्राणियों के लिए अधिकार अवेलेबल है। अब मैं रास्ते में जा रहा हूं, आपने मुझे रोक लिए, नेचुरली है कि मुझे जाना है और आपका हस्तक्षेप सही नहीं है, तो हम अहस्तक्षेपवादी दृष्टिकोण को जानते हैं, तो आप नहीं हस्तक्षेप कर पाएंगे। हमें पता ही नहीं है क्यों रोक रहा है और हम रुके भी जा रहे हैं। तो क्या पता अमेरिका में हो सकता है जागरूकता पहले रही हो और उसका बल उनको मिला हो कहीं ना कहीं से। क्यों भाई, है ना? अभी देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे, आप ही लोग देखे होंगे, बहुत सारे अमीर घर के बच्चों को कई चीजों का पता नहीं है, और कई गरीब घर के बच्चे जो होते हैं आर्थिक अभाव में भी कलेक्टर बन रहे हैं। वो आर्थिक रूप से कमजोर है पर जागरूक बहुत है। वो अपने नेचुरल राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को, ह्यूमन राइट्स को अच्छे से पहचानता है, वो आगे बढ़ जाएगा। गरीब होना कोई ऐसी समस्या नहीं है जो परमानेंट है। गरीब तो वो लोग भी हो गए जो जिनके जहाज उड़ते थे। गरीबी एक परिस्थिति है, एक परमानेंट स्थिति नहीं है। अगर ऐसा होता तो जाके छानबीन कर लीजिए, जितने पूंजीपति हैं वो खानदानी पूंजीपति ही नहीं थे। दो चार उदाहरण मिल जाएंगे, बाकी सब गरीब से ही आए हैं। और जो पूंजीपति थे वो भी बैंकों के कर्ज में दबे हैं, जेल की यात्रा कर रहे हैं या देश से भगे हुए हैं। वो दिनहीन गरीब ही है। गरीबी एक परिस्थिति है, और समय और अवसर के साथ आप जागरूकता, मेहनत के साथ, सूचना संचेतना के साथ, समर्पण के साथ इस परिस्थिति को बदल सकते हैं। लेकिन आप जागरूक नहीं हैं, आप ड्यूटी ओरिएंटेड नहीं हैं, अपने राइट्स को नहीं पहचानते, अपने नेचुरल राइट्स को नहीं पहचानते, तो फिर रोज कोई बताने भी नहीं आएगा आपको। भांति भांति की समस्या में सब उलझे हुए हैं, तुमको कौन जागरूक करेगा? इसका मतलब अपने अधिकारों के प्रति स्वयं और अपने कर्तव्यों के प्रति स्वयं चेतना, और नहीं लाएंगे यही दरिद्र। ये फिलॉसफी रही है इंग्लैंड की। इंग्लैंड में 90th सेंचुरी तक, लास्ट तक ये माना जाता है जो दरिद्र हैं वो यीशु ने उसको बनाया है ऐसे, जाय भोगे, उल्लू। चैरिटी का कंसेप्ट, चैरिटी समझते हैं ना, क्रिश्चियनिटी वर्ड है चैरिटी। हमारे यहाँ दान बोला जाता है। हमारे यहाँ वैदिक काल से दान देने की प्रथा रही है। राजाओं ने पुरोहितों को दान दिया, गरीबों को दान दिया। मंदिर, जितने मंदिर बने हैं ना, कोई माई का लाल अपना पैसा लगा के नहीं बनाया है। सारे मंदिर दान दक्षिणा से ही बने हैं। कोई आदमी ये दावा नहीं कर सकता ये मंदिर हमारा है। धर्म कामकाज जितने हुए सब दान दक्षिणा से हुए हैं। किसी ने 5 रुपये दिए, किसी ने 5 लाख दिया, ये हो सकता है, लेकिन सब ऐसे ही हुआ है। इसलिए वो सर्वाधिकार है, वहां सबका अधिकार होता है। लेकिन ये चैरिटी का जो कंसेप्ट आया ये पहले नहीं था उनके यहाँ। ये गिरजाघरों से शुरू हुआ। दान पेटियों में जो 10 रुपये डालते हैं, तब वहां पे सड़क पे घूमने वाले बेरोजगार, कोई परेशान, बीमार, कोई कुष्ठ रोगी, उनका तब इलाज होने लगा। तब एक कंसेप्ट आया कि अमीर व्यक्ति अगर अपने कमाई का कुछ हिस्सा दान दे दे, चैरिटी कर दे, तो जो लोग शारीरिक मानसिक रूप से उतने मजबूत नहीं हैं वो इतने गरीब नहीं हो जाएंगे, इतने अमीर नहीं हो जाएंगे, व्यवस्था सुधर जाएगी। CSR फंडिंग होती 2% की आज की तारीख। अगर मैं 100 करोड़ रुपया कमा रहा हूं और 2 करोड़ रुपया अगर मैं दान दे दिया, CSR फंड में दे दिया 2%, तो 98 करोड़ रुपए से ऐसे नहीं कि मैं कोट पैंट पहनना दूंगा या मेरे घर मटर पनीर नहीं बनेगी।
कि 2 करोड़ में दान दे दिए, मेरी लाइफ स्टाइल पे, मेरे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भारत में तो ये प्रथा वैदिक काल से है, अंग्रेज तो हमसे ससुरे सीखे।